जब भी कोई व्यक्ति कोर्ट के सामने अपनी अग्रिम जमानत लगाए या फिर चाहे अपनी रेगुलर बेल लगाए, तो क्या उसमें वो अपनी मेडिकल कंडीशन को उस बेल का आधार बना सकता है? और क्या मेडिकल कंडीशन के आधार पर कोई कोर्ट किसी व्यक्ति को जमानत दे सकती है? उसके बारे में आज मैं आपको एक केस लॉ के साथ में बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, PMLA एक्ट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कंप्लेंट दर्ज हुई और उसके आधार पर 6-7 FIR भी अलग से दर्ज की गई थी। अब उसमें से 2 FIR में प्रांजल बत्रा को केवल एक विटनेस बताया गया था। अब विटनेस के आधार पर उसके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए गए। जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए तो उसके बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये लगा कि प्रांजल बत्रा के द्वारा भी जो ये इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो कंप्लेंट दर्ज हुई है उसमें 3000 करोड़ रुपए घोटाला हुआ था, तो उसके अंदर ये व्यक्ति भी शामिल है। इसे 53 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था, तो इसलिए उस व्यक्ति के अगेंस्ट में भी एक सप्लीमेंट्री कंप्लेंट और दर्ज कर ली गई। तो फिर उसके बाद में प्रांजल बत्रा ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने अपनी रेगुलर बेल फाइल की, क्योंकि उसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था और उसमें PMLA एक्ट के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा ये मानते हुए अरेस्ट किया गया कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इसका काम उस कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट करना था, उसे संभालना था। लेकिन इस व्यक्ति के द्वारा जो सॉफ्टवेयर के आधार पर जो उस कंपनी के अंदर 3000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसमें से 53 करोड़ रुपए का इसको भी बेनिफिट हुआ और वो 53 करोड़ रुपए इसके बैंक अकाउंट में आए हैं, इसलिए ये भी उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। तो इस प्रकार से जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रांजल बत्रा को अक्यूज मान लिया तो उसे अरेस्ट कर लिया गया 10 मार्च 2022 को। अब उसके बाद में जब 8 महीने बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने जब रेगुलर बेल फाइल की गई, तो उसके अंदर उसके एडवोकेट के द्वारा यह ग्राउंड लिया गया कि एक तो इसे सबसे पहले जब जो कंप्लेंट दर्ज हुई थी उसके अंदर ये अक्यूज नहीं था। सेकंड, इसके अंदर जो सप्लीमेंट्री कंप्लेंट दर्ज हुई है उसके अंदर इसे प्रांजल बत्रा को अक्यूज माना गया है। थर्ड, इसके अंदर ग्राउंड ये था कि जो अलग अलग FIR और दर्ज की गई हैं, तो उसमें ये प्रांजल बत्रा केवल एक विटनेस था, मीन्स गवाह था। इसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं और गवाह की जो लिस्ट है उसके अंदर भी इसका नाम है। लेकिन जब उसके बाद में गवाह के तौर पर इसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए और उसके बाद में जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये लगा कि इसके द्वारा भी वो घोटाला किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट जो हुआ है उसके अंदर ये भी शामिल है, तो उसके आधार पर इसके लिए अलग से एक सप्लीमेंट्री कंप्लेंट दर्ज की गई है। तो इसलिए एक तो ये प्राइमा फेसाई कोई अक्यूज नहीं था, ये केवल और केवल उस कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय था, ना तो उस कंपनी के अंदर ये डायरेक्टर है और ना ही उस कंपनी का शेयर होल्डर है। मतलब कि प्रांजल बत्रा का उस कंपनी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये केवल एक कर्मचारी था वहां पर और ये सॉफ्टवेयर का काम संभालता था। इतना सा काम था और उसके लिए उसे 53 करोड़ रुपए मिले हैं, मीन जो भी इसके द्वारा एक्ट किया गया, तो ये इसकी फीस है वो इसके द्वारा चार्ज की गई है। तो ये उसके एडवोकेट के द्वारा कहा गया। साथ में ही प्रांजल बत्रा के एडवोकेट ने एक बात ये भी कही कि प्रांजल बत्रा मेडिकली बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, क्योंकि एक तो प्रांजल बत्रा का वेट 153 किलोग्राम हो गया है। सेकंड, वो अलग अलग उसके ऊपर और बीमारियां हैं। थर्ड, इसको ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा है जेल के अंदर। इसे अंबाला के सिविल हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया गया था, लेकिन वहां पर इसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है और धीरे धीरे इसकी कंडीशन मेडिकली क्रिटिकल होती जा रही है। तो इसलिए इसकी मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए भी इसे बेल दी जाए। फोर्थ, इसके अंदर एक बात ये भी कही गई थी कि जो मैन एक्यूज थे जिन्होंने 3000 करोड़ रुपए घोटाला किया, तो जो लोग सबसे पहले जो कंप्लेंट दर्ज हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, तो उसमें उन्हें बेल दे दी गई है। ये प्रांजल बत्रा है जिसका कोई लेना देना नहीं था और ये आज भी उस केस के अंदर जेल में है 8 महीने से और मेडिकल कंडीशन भी इसकी क्रिटिकल है। और उसके द्वारा साथ में ही जो डॉक्टर के द्वारा जो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था वो सर्टिफिकेट भी पेश किए गए थे। हाई कोर्ट के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा अपना पक्ष रखा गया और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह कहा कि एक तो प्रांजल बत्रा को हमारे द्वारा विटनेस के तौर पर उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे, ये बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन जब विटनेस के तौर पर हमने इसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड की तो उसके बाद में हमें ये लगा कि इसके द्वारा भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट
के अंदर जो 3000 करोड़ रुपया घोटाला हुआ है वो उसमें ये भी शामिल है। तो इसीलिए हमने सप्लीमेंट्री कंप्लेंट दर्ज की है इसके अगेंस्ट में और इसे एक्यूज माना गया है। और 53 करोड़ रुपए जो इसके अकाउंट में आए हैं उससे भी ये साबित होता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर शामिल था। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल कंडीशन कोई ग्राउंड नहीं होती है किसी भी एक्यूज की, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट जो अदर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है उन्हें जैसा मिल रहा है वैसा ही ट्रीटमेंट प्रांजल बत्रा को भी जेल के अंदर दिया जा रहा है। और जब जब इससे आवश्यकता होती है तब तब हमारे द्वारा सिविल हॉस्पिटल अंबाला हरियाणा के अंदर है वहाँ पर भी इसे भर्ती करवाया जा रहा है। साथ में ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बात ये भी कही कि सेक्शन 45 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कंडीशंस दी गई हैं कि कब कब किस व्यक्ति को बेल दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा। तो उसमें मेडिकल कंडीशन कोई भी ग्राउंड नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सही है कि किसी भी केस के अंदर मेडिकल कंडीशन किसी भी अक्यूज का जो कि जेल के अंदर है चाहे वो बाहर हो, तो अग्रिम जमानत के अंदर और रेगुलर बेल में मेडिकल कंडीशन किसी भी व्यक्ति का कोई ग्राउंड नहीं हो सकता है बेल का, और कोर्ट भी ऐसे ग्राउंड को कंसीडर नहीं करती है। ये एक जनरल लॉ है। लेकिन इस केस के अंदर जब कोर्ट के द्वारा अपना जजमेंट दिया गया तो उसमें कोर्ट ने बिल्कुल माना कि 53 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में आए हैं, इसे सप्लीमेंट्री इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट दर्ज हुई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की है। लेकिन इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है कि एक तो इसकी मेडिकल कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, 153 किलोग्राम इसका वेट है। इसके अलावा इसको अलग अलग बीमारियां भी हैं। सर्टिफिकेट देखने से पता लगता है कि इसे बार बार सिविल हॉस्पिटल अंबाला के अंदर भी भर्ती करवाया गया है। और इस बात से ये भी साबित होती है कि इसका वेट अपने आप में इतना ज़्यादा है कि उससे अलग अलग और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और ये बात भी सही है कि जेल के अंदर इसका वैसा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, वैसी इसकी केयर नहीं हो सकती है जैसे कि बाहर एक सिविल हॉस्पिटल में और बेल दिए जाने के बाद में अपने घर पर ही ऐसा ट्रीटमेंट लेगा, वैसा जेल के अंदर नहीं पॉसिबल है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के द्वारा प्रांजल बत्रा को बेल ग्रांट कर दी गई। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि सेक्शन 45 ऑफ PMLA एक्ट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो कंडीशंस बताई गई हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकेश ताराचंद के केस में ये कह दिया गया कि ये जो सेक्शन 45 का क्लोज 1 है उसके अंदर जो कंडीशन दी गई है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाएगा, उसकी वो कंडीशन आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। तो इसीलिए ही उस कंडीशन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ताराचंद के इस केस के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। हालांकि उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस का जजमेंट और आया, उसमें कह दिया गया कि जो अमेंडमेंट किया गया है वो बिल्कुल वैलिड है। तो इस आधार पर ये कुछ ग्राउंड मेंशन करते हुए, लेकिन मेजर ग्राउंड पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा प्रांजल बत्रा की मेडिकल कंडीशन को मानते हुए बेल दी गई है। अब यहाँ पर आपके लिए ये है कि अगर आपके केस में भी ऐसा ही कुछ है कि मेडिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और आप वो कोर्ट के सामने प्रूव कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपके केस में अलग और भी फैक्ट होने चाहिए जिस पर आप अपने आप को इनोसेंट साबित कर सकें। साथ में ये भी बता सकें कि केस के ट्रायल चलने में काफ़ी समय लगेगा। ये जनरल ग्राउंड होता है कि ट्रायल लगने में बहुत समय है, इसलिए उसे बेल दी जाए। तो ऐसा अगर आप साबित कर सकते हैं कि एक तो मेडिकल कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, सेकंड आपके पास में अदर ग्राउंड भी हैं जिसे आप प्राइमा फेसी कोर्ट के सामने ये प्रूव कर सकें कि आप उस केस के अंदर गिल्टी नहीं है, आपके द्वारा वो अपराध कारित नहीं किया गया है, तो आपको बेल दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा इजीली। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।